morning students and my dear friends, today is 15th of March 2023 Wednesday। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की रिकमेंडेड प्ले स्पीड है 1.25x एंड थॉट ऑफ द डे इज इट इज ऑफन द स्मॉल स्टेप्स नॉट द जायंट लीप्स दैट ब्रिंग अबाउट द मोस्ट लास्टिंग चेंज। और आज के मिंट पेपर की इम्पॉर्टेंट 7 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 18 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, ऑयल PSUs हिट डिविडेंड रोड ब्लॉक इन रशिया। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, US एलाइड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बहुत सारे सेंक्शन जो हैं वो रशिया पर इम्पोज करे थे और उसी सेंक्शन की वजह से इंडिया की जो स्टेट रन एनर्जी फर्म्स हैं जो कि रशिया में ऑपरेट कर रही हैं, दे आर फेसिंग चैलेंजेस to access around $400 million dividend payment that is stuck in Russia। तो रशिया में अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन डिविडेंड पेमेंट जो है वो स्टक है और इंडिया की जो स्टेट रन कंपनीज हैं या स्टेट रन एनर्जी फर्म्स हैं जैसे कि ONGC विदेश लिमिटेड जो कि ONGC की एक सब्सिडरी है, भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सारी कंपनीज जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $400 मिलियन जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रही हैं, दैट इज़ स्टक इन रशिया। क्यों एक्सेस नहीं कर पा रही? क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न सेंक्शन जो हैं वो रशिया पर लगे हैं जिसकी वजह से मनी को ट्रांसफ़र कर पाना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। तो जो स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को एक्सक्लूड कर दिया गया, इसके अलावा बहुत सारे और इकोनॉमिक सेंक्शन भी लगाए गए हैं जिसकी वजह से कंपनीज जो है अप्रॉक्सीमेटली $400 मिलियन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही रशिया टू इंडिया। और बेसिकली जो डिविडेंड पेमेंट है रशिया में जो बहुत सारी उनकी ऑयल फील्ड्स हैं, बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं, उनसे जनरेटेड इनकम है। और अगर हम ऑयल और एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इंडियन जो कंपनीज़ हैं उनको लीवरेज मिलता है, उनको प्रेफरेंस मिलती है रशिया में ऑयल फील्ड्स को एक्वायर करने में या किसी भी तरह के जॉइंट वेंचर करने में एनर्जी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंजॉय करता है रशिया के साथ। तो रशियन ऑयल और रशियन गैस प्रोजेक्ट में जो इंडियन कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो स्टेट रन इंडियन कंपनीज़ हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है और इसी प्रेफरेंस की वजह से बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स, बहुत सारी ऑयल फील्ड्स इंडिया की हैं रशिया में, यहाँ पर इंडियन कंपनीज जो हैं वो एक्सप्लोरेशन का काम कर रही हैं, एक्सप्लोरेशन और सर्चिंग का काम कर रही हैं। लेकिन अभी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई उसकी वजह से दीज कंपनीज आर नॉट एबल टू ट्रांसफ़र देयर प्रॉफिट फ्रॉम रशिया टू इंडिया। और अगर देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके कितने कितने शेयर हैं इंपॉर्टेंट रशियन ऑयल फील्ड, तो OLV का जो है अप्रॉक्सीमेटली 26% स्टेक है CSGJC। इसी तरीके से एक इंडियन कंसोर्शियम है जिसमें इंडियन ऑयल कंपनी, OIL, भारत पेट्रो रिसोर्सेज और अप्रॉक्सीमेटली 23.9% स्टेक जो है सेम वेंचर में कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसी तरीके से एक और कंसोर्शियम है इंडियन ऑयल कंपनीज का जिसके 29.9% स्टेक है LLC ताश में। Apart from it, there are a lot of other fields where Indian companies have a very important stakeholding position। और डेफिनेटली अगर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है तो वहाँ से डिविडेंड भी जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, बट सेंक्शन की वजह से उस प्रॉफिट को मूव ऑन नहीं किया जा रहा है या हम बोल सकते हैं किया जा सक रहा है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। टॉप कॉर्पोरेट्स HNIs queue up to book प्राइवेट जेट। रिसेंटली हमने प्राइवेट जेट से रिलेटेड एक न्यूज़ कवर करी थी। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा, जब पर हमने डिस्कस की थी जो प्राइवेट जेट कंपनीज हैं जो प्राइवेट जेट लैंड करती हैं, फिलहाल उनमें जो है वो डिमांड में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। क्यों स्लो डाउन देखने को मिल रहा है? क्योंकि पैंडेमिक में आइसोलेशन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बुकिंग चल रही थी प्राइवेट जेट की, लेकिन अब वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हो चुके हैं। कोविड-19 जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है जिसकी वजह से जो प्राइवेट जेट्स थी उनकी बुकिंग नहीं हो रही थी। बट रिसेंटली टॉप कॉर्पोरेट्स एंड वेल्दी individuals continue to snap up business jet और tie up with the aircraft operators for them। तो ये फिर से स्टार्ट हुआ है, ये जो प्राइवेट जेट की डिमांड जो है वो सडनली फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो चुकी है।
और अगर हम ये देखें तो कई सारी बड़ी डील्स भी दी हुई हैं, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, इसको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस यहाँ जो की पॉइंट ये है कि जो डिमांड है प्राइवेट जेट्स की, चाहे वो रेंट की डिमांड हो, चाहे वो बाई करने की डिमांड हो, वो रिसेंटली इंक्रीज़ हुई है और कई सारी इंपॉर्टेंट डील्स भी हमें देखने को मिली हैं। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इससे पहले अगर हम देखें प्राइवेट जेट की जो डिमांड थी वो कोविड पैंडेमिक के बाद से थोड़ा सा रिड्यूस हुई थी। And this comes at a time demand for the business jet has declined as many high net worth individuals who had turned to private jet during the COVID-19 pandemic. तो जो बिजनेस जेट थे उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हुई है, प्राइवेट जेट जो है उसकी डिमांड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज हो रही है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ज़्यूरिख एयरपोर्ट आई मोर बिड्स अंडर PPP। तो स्विट्ज़रलैंड का जो ज़्यूरिख एयरपोर्ट है जो बेसिकली एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहा है इंडिया में, कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्विट्ज़रलैंड का जो ज़्यूरिख एयरपोर्ट है दैट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटिंग और बिल्डिंग वन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट is now looking for more bids or more airport under this public private partnership motto। PPP मॉडल के तहत अगर आप याद कर सकते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड का ज़्यूरिख एयरपोर्ट है दैट इज़ बिल्डिंग और मेकिंग और establishing और डेवलपिंग वन एयरपोर्ट इन यूपी नोएडा, वो फिलहाल के लिए और ज़्यादा PPP मॉडल एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स दे आर सीकिंग मोर इन्वेस्टमेंट, मोर business in India under this model, that is PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बता सकते हैं नोएडा में जो वो एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है उसका नाम क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और अप्रॉक्सीमेटली 1334 हेक्टेयर में ही इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। FPI seeks more months to comply with PMLA tweaks। तो जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FPIs भी बोलते हैं, वो गवर्नमेंट मीन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि उनको 6 महीने और एक्सटेंशन दिया जाए, 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया जाए। किस लिए एक्सटेंशन दिया जाए? फॉर कंप्लाइंग विद द अमेंडमेंट्स टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम PMLA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो PMLA में रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए थे, उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने की जो डेट है वो पास आ रही है और इसीलिए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें एटलीस्ट 6 महीने और चाहिए इन सारे अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसीलिए कलेक्टिवली जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये अपना रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं और एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करिए जहाँ पर की चैलेंजेस जो हैं, कंसर्न जो हैं, क्लैरिफिकेशन जो हैं, उनकी प्रॉपर लिस्टिंग करी गई है जो कि मिनिस्ट्री से ली जाएगी। इसके बाद ही इन सारे अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। अगर इम्पोर्टेंट चेंजेस की बात करें तो मार्च 7 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जहां पर कई सारे चेंजेस लाए गए थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA में, जस्ट टू रिड्यूस द इंसिडेंट्स और अमाउंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप UBO को लेकर था। मिनिस्ट्री ने जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी फॉर अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप उसको रिड्यूस कर दिया। इट मीन्स कि जो पहले 20% थे, हमने इसको न्यूज़ को भी रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि मिनिस्ट्री जो है वो बहुत सारे अमेंडमेंट या चेंजेस लाने जा रही है, नया ड्राफ्ट लाने जा रही है, स्पेशली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स के लिए, NGOs के लिए। हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था, अगर आप थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा। तो इसमें जो पहले लिमिट थी वो 25% की थी। इट मीन्स अगर 25% से ज़्यादा किसी इंडिविजुअल का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का या NGO का या किसी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का शेयर है तो उसका नाम, डिटेल सब डिस्क्लोज किया जाएगा। इस 25% की थ्रेशोल्ड लिमिट को रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ एनी मनी ट्रांसफ़र। और ये लिमिट पहले गवर्नमेंट ने FDI के केस में भी लगाई थी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, जस्ट टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल बेनिफिशियरी। और इसीलिए ये लिमिट इसमें भी लगाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए कि अगर 10% से ज़्यादा किसी का या कोई बेनिफिशियल ओनर है, UBO है, तो उसका नाम प्रॉपर डिटेल डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है, जो कि पहले 25% की थ्रेशोल्ड लिमिट थी।
और ये जो 10% की लिमिट थी पहले भी एप्लीकेबल थी, लेकिन किन तरह के कंट्रीज़ में, ऐसे कंट्रीज़ जिनको हाई रिस्क जुरिडिक्शन में कैटेगराइज किया गया था। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ थे उसमें वो लिमिट 25 की थी, बट अब गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके इसको 10% कर दिया है फॉर एवरी एंटिटी, फॉर एवरी जुरिडिक्शन। इसके अलावा FPI जो हैं उनको अपने सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स का नाम भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दे हैव टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ देयर टॉप ऑफिशियल्स विद इन 30 days ऑफ ट्रांसफ़र और ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। अपार्ट फ्रॉम इट उनके पार्टनर, उनका एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उनका जो बिज़नेस है, प्रिंसिपल्स क्या हैं बिज़नेस के, कहाँ कहाँ पर उनका इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बिज़नेस के इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं उनके बारे में डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है। एंड द मूव हैज़ स्टम्प्ड द ओवरसीज़ फंड विच आर हेजिटेंट टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन। तो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे NGOs या ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या पॉलिटिकली एक्सपोज्ड इंडिविजुअल जो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, अपनी डिटेल डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, डेफिनेटली वो किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन से बचेंगे। अगर ये मैंडेटरी हो जाएगा तो दे हैव टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ओवरसीज़ फंड होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जनरली इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, एंड दैट इज़ वाई government wants to tap the money laundering। तो रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस और टॉप ऑफिशियल्स की डिटेल, UBO की डिटेल, ये सारे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जितने भी NGO, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं या कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड इंडिविजुअल है जो कि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो PMLA के तहत ये इन्हीं लॉज को, इन्हीं नए रूल्स और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो NGOs हैं, जो FPIs हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर 1 more 6 months। So these are the effective change seeking clarity and greater scrutiny। प्रॉपर लिस्ट बनाइए, प्रॉबली गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो FPIs हैं, दे कैन सिट टुगेदर एंड डिसाइड व्हेन टू इम्प्लीमेंट दीज tweaks। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। होलसेल प्राइस ईज टू 25 month लो ऑफ 3.85%। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिसेंटली हमने CPI के बारे में डिस्कस किया था, अब होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा पब्लिश हो गया और होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस इन्फ्लेशन जो अपने 25 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, अप्रॉक्सीमेटली 3.85% WPI रही इन द मंथ ऑफ फरवरी, और ये अपने 25 महीनों का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। और अगर आप इकोनॉमी से थोड़ा भी अवेयर हो तो आपको पता होगा कि इससे पहले अगर हम देखें लास्ट 2 years तक अप्रॉक्सीमेटली जो होलसेल प्राइस इंडेक्स थी, जो WPI थी, वो डबल डिजिट में बनी हुई थी। अब ये रिसेंटली डिक्रीज होना शुरू हुई है, फरवरी के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 3.85% तक पहुँच गई है, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कम्फर्ट फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 18 महीनों तक जो फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं, WPI इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, होलसेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 18 महीनों तक की जो इन्फ्लेशन थी वो डबल डिजिट में रही थी। और जनवरी में अगर हम देखें तो जनवरी से डिक्रीज होना शुरू हुआ था, जनवरी में इट वॉज 4.73 और फरवरी में ये रिड्यूस होकर के 3.85% तक हो गई है। अगर इसको हम प्रीवियस डेटा से कंपेयर करें तो इससे पहले अप्रॉक्सीमेटली 2.51% की WPI थी, कब? जनवरी 2021 में। तो जनवरी 2021 से अगर कंपेयर करें जनवरी 2023 को, तो जो WPI इन्फ्लेशन उसमें फिर 4.73% का मार्क देखने को मिल रहा है। रीज़न बिहाइंड डेफिनेटली जो हायर बेस इफेक्ट है वो भी रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा जो प्राइस प्रेशर है ऑल अक्रॉस द डिफरेंट गुड्स कैटेगरीज वो भी रिड्यूस हुआ है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो जो प्राइस इंक्रीज़ है वो डिक्लाइन हुआ है या प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है, या जो ऐसे गुड्स हैं जो कि WPI बास्केट के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उनमें हमें प्राइस डिक्रीज़ देखने को मिला है। और ये लगातार 5वीं बार या बोल सकते हैं 5वें मंथ लगातार ऐसा है कि जो WPI है वो अपने सिंगल डिजिट में बनी हुई है। इससे पहले 18 महीने अप्रॉक्सीमेटली 18 महीने ये डबल डिजिट में थी। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने जो डेटा रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम हैं उनकी इन्फ्लेशन जो है 1.94% तक ईज आउट हुई है, जो कि जनवरी में 2.99 थी। तो मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं उनकी इन्फ्लेशन ज़्यादा हमें डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। अगर आप CPI और WPI को कंपेयर करें तो डेफिनेटली दोनों की जो बास्केट है, रिप्रेजेंटेटिव बास्केट है, वो डिफरेंट होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का जो वेटेज है वो WPI में ज़्यादा होता है, जबकि CPI में फूड और फ्यूल का वेटेज ज़्यादा होता है।
तो ऐसा कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, लेदर, वुड, पेपर, केमिकल्स, सीमेंट, इन सब के जो प्राइस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें WPI पर विजिबल हो रहा है। और ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर ऐसा कहा जा रहा है कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर WPI जो ईज़ आउट हो रही तो आगे आने वाले मंथ्स में CPI में भी थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेक्सटाइल और फैट्स में भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो ये सारे सेगमेंट हैं, पेपर, लेदर, वुड, केमिकल, सीमेंट, टेक्सटाइल, फैट, जहाँ पर प्राइस डिक्लाइन हुआ, जिसका इम्पैक्ट हमें WPI में विजिबल हो रहा है। सो दिस इज अ साइन ऑफ कम्फर्ट। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो है लगातार 5वें महीने अपने सिंगल डिजिट में बनी हुई है। जनवरी के मंथ के कंपैरिजन में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और कई सारे सेक्टर में प्राइस प्रेशर जो है, कैटेगरीज में प्राइस प्रेशर जो है वो रिड्यूस हुआ है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। SCO मेंबर्स एग्री टू जॉइंटली डेवलप इमर्जिंग फ्यूल वर्क्स। व्हाट इज दिस SCO? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SCO भी बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर फॉर SCO, कितने मेंबर कंट्रीज, और बेसिकली मैंडेट क्या है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो ऐसे जितने भी नेशंस जो कि SCO के मेंबर हैं या मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया है, जॉइंटली यूनानिमसली डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर फॉर व्हाट, फॉर इमर्जिंग फ्यूल्स सच एज हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड बायोफ्यूल। तो बेसिकली ग्रीन फ्यूल्स के लिए, और जो इमर्जिंग फ्यूल्स हैं इस समय, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है फ्यूल जनरेशन में, उसको प्रमोट करने के लिए जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, दे आर गोइंग टू जॉइंट हैंड टुगेदर। बेसिकली एथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंट्रीज़ जो हैं, ये जो ग्रुपिंग है, ये साथ आ रही। और ये न्यूज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि दिस मूव विल सी दैट चाइना एंड रशिया, these two important countries, will collaborate or may collaborate with India on emerging fuel technology, energy modeling and transition goals. तो बेसिकली जो ट्रांजिशन गोल्स है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो कई सारे एमिशन को लेकर के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए इंडिया को हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज चाइना, रशिया और अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एथेनॉल के प्रोडक्शन में। क्योंकि इन जो मेंबर कंट्रीज हैं, दे हैव रिकॉग्नाइज कि जिस तरह से इमर्जिंग फ्यूल आगे आने वाले टाइम में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से फॉसल फ्यूल से कई सारे चैलेंजेस कॉज हो रहे हैं, फॉसल फ्यूल रिड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इमर्जिंग फ्यूल टेक्नोलॉजी, फ्यूल मॉडलिंग पर फोकस करना पड़ेगा इफ़ दे वॉन्ट टू लीड द ग्लोब। तो जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए, कई सारे हाई वैल्यू मार्केट प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए विद लीस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कंट्रीज़ को साथ आना पड़ेगा। और यही SCO मेंबर कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था। द ग्रुपिंग हैज़ एग्रीड टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द जॉइंट इमर्जिंग फ्यूल प्रोजेक्ट फॉर कनेक्टिंग द मेजर इमर्जिंग फ्यूल प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज। तो बेसिकली ऐसे कंट्रीज़ जो कि प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल और ऐसे कंट्रीज़ जो कि कंज्यूम करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, इन दोनों ही कंट्रीज़ को एक फोरम में आना पड़ेगा जस्ट टू कोलैबोरेट ऑन डिफरेंट इमर्जिंग फ्यूल प्रोजेक्ट। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन के थ्रू ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज देखने को मिलेगा, स्किल एक्सचेंज देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ एनर्जी मॉडलिंग कई सारे जॉइंट वेंचर्स देखने को मिलेंगे, जॉइंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कंट्रीज़ के बीच कोलैबोरेशन बढ़ेगा। जो इमर्जिंग फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कई तरीके से ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एथेनॉल के प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और एमिशन और इन्वायरमेंट को जो फ़ायदा होगा वो अलग ही। इसी के साथ एक और इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज़ है, जो कि हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। इंडिया EU ट्रेड काउंसिल फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीट बाय जून। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EU बोलते हैं, इनकी जो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, किस लिए फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग? ऑन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, TTC की जो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग है दैट विल बी हैपनिंग इन जून। तो नेक्स्ट 2 मंथ में ये मीटिंग होगी। पर्पस सिंपली टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन। तो कोविड-19 पैंडेमिक ने कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ कर दिया कि सप्लाई चेन का रेजिलिएंट होना, डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी। किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंसी बहुत अच्छी नहीं है, और कंट्रीज़ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर चुकी हैं। कंपनीज़ भी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर चुकी हैं, और इसीलिए चाहे वो कंट्रीज़ हों चाहे वो कंपनीज़ हों, दे आर ट्राइंग टू
create a resilient supply chain by diversification of their supply sources. और इसीलिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग करने जा रहे हैं, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TTC भी बोलते हैं. दिस मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज इन जून. हालांकि डेट जो है वो भी फाइनलाइज नहीं हुई है, बट जो फोकस एरिया होगा वो रेजिलिएंट सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा. और ये जो TTC है ये लास्ट ईयर के अप्रैल में अनाउंस हुई थी और इसकी पहली जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो जून में शेड्यूल है इस साल. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. बैंक बोरोइंग्स जंप 64% इन फाइनेंशियल ईयर 23 एमिड क्रेडिट बूम. फाइनेंशियल ईयर 23 में जबकि बहुत सारे जो कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थे वो ईज आउट हुए थे, रिवेंज एक्सपेंडिचर हमें या रिवेंज कंजप्शन हमें देखने को मिला था, कई सारे जो सेक्टर्स थे वो ओपन हुए थे, जिसकी वजह से जो क्रेडिट डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी. क्रेडिट डिमांड की वजह से कई बार ऐसा भी हुआ था कि बैंक्स के पास इनफ क्रेडिट जो था वो पैसा था वो अवेलेबल नहीं था, लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिल रहा था. इंटरेस्ट रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा शूट अप हो रहे थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड. तो क्रेडिट डिमांड बहुत ज़्यादा रोबस्ट रही फाइनेंशियल ईयर 23 में. हमने कई बार डिस्कस भी किया था, इसके बहुत सारे रीज़न हैं. उसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जो बैंक्स की बोरोइंग है, बैंक्स ने बोरो क्यों किया, क्योंकि क्रेडिट डिमांड बहुत ज़्यादा थी, उसको सैशिएट करने के लिए बैंक्स को पैसा चाहिए था, कैपिटल चाहिए था, और इसीलिए बैंक्स ने बोरोइंग करी थी. तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जो बैंक्स की बोरोइंग है वो कितनी इंक्रीज हुई. तो स्ट्रक्चरल चेंज इन लिक्विडिटी लैंडस्केप ब्रॉट अबाउट मच लोअर सरप्लस एंड कैश एंड बूमिंग द क्रेडिट ग्रोथ रेट हैज़ रिजल्टेड in a surge in banking reliance on short term फंडिंग एवेन्यूज. तो क्रेडिट ग्रोथ रेट को सेटिस्फाई करने के लिए कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे लिक्विडिटी में, उसको मेंटेन करने के लिए बैंक्स जो थे उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 में शॉर्ट टर्म जो फंडिंग एवेन्यूज थे उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया. तो इन ऑर्डर टू फुलफिल द क्रेडिट डिमांड इन द मार्केट बैंक्स हैव ऑप्टेड फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट एवेन्यू. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में जो बैंक्स की बोरोइंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.2 ट्रिलियन रही, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 2.6 ट्रिलियन था. अप्रॉक्सीमेटली डबल हमें 100% का इंक्रीज हमें देखने को मिला. 2.6% से 2.6 ट्रिलियन से इंक्रीज होकर के 4.2 ट्रिलियन का इंक्रीज हमें देखने को मिला बैंक्स की बोरोइंग में. यानी 22 में फाइनेंशियल ईयर 22 में बैंक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 2.6 ट्रिलियन की बोरोइंग करी थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इंक्रीज होकर अप्रॉक्सीमेटली 4.2 हो गया. और ये नंबर अभी इंक्रीज भी हो सकता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी ये एंड नहीं हुआ है. दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट डेटा. और अभी फरवरी 24 के अकॉर्डिंग ये नंबर है, प्रॉब्ली ये नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है जब मार्च 31 तक पहुँचते. अब रीज़न क्यों बैंक्स ने बोरो की हम डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीआई ने जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करी थी, मार्केट से मनी सोक डाउन कर लिया था. क्यों? क्योंकि डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा था. एक तो साइड आरबीआई पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा था जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन बनी हुई थी. दूसरे साइड क्रेडिट डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से बैंक्स के पास फंड अवेलेबल नहीं था. अब क्रेडिट डिमांड को सैचुरेट करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैंक्स ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्रेफर करी. और अगर हम आरबीआई के इंस्टांसेस को देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेशन के विड्रॉ की वजह से कई बार एक ह्यूज क्राइसिस, कैश की क्राइसिस देखने को मिली और बैंक्स हैव टू लैंड अपॉन शॉर्ट टर्म बोरोइंग. तो दिस इज द बोरोइंग फिगर फाइनेंशियल ईयर 23 आउटस्टैंडिंग एज ऑन, हम देख सकते हैं 4.66 तक जा सकता है नंबर. एवरेज बैंक्स बोरोइंग 2.6 जो फाइनेंशियल ईयर 22 में, 4.2 23 में. लिक्विडिटी सरप्लस अगर सिचुएशन देखें तो दिस इज द सिचुएशन फ्रॉम अप्रैल 8 टू May 3 एंड दिस इज दिसंबर 22 टू 23. लिक्विडिटी कहीं ना कहीं क्रंच हो रही थी जिसकी वजह से बैंक्स ने बोरोइंग करी. अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड. प्री इंस्टॉल एप्स में फेस गवर्नमेंट ही. तो फिलहाल अगर हम स्मार्टफोन को के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो हमें पता होगा कि स्मार्टफोन जब भी हम खरीदते हैं तो स्मार्टफोन के साथ कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स आते हैं और इसको लेकर के गूगल पर भी कई बार बहुत सारे एलिगेशन लग चुके हैं, कई सारे फाइन भी लग चुके हैं. तो सीधे गवर्नमेंट जो है अब इस पर्टिकुलर पूरे जो सिनेरियो है इसको कंट्रोल करना चाह रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी प्री इंस्टॉल ऐप हैं
इनको अनस्टॉल करने की परमिशन यूज़र को दी जानी चाहिए, क्योंकि यदि अगर आप देखें किसी भी स्मार्टफोन में जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस होते हैं, अगर आप उनको अनस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर आप अनस्टॉल करेंगे तो आपकी जो डिवाइस है प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगी, इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगी, एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करेगी। और कई बार यूज़र को परमिशन नहीं होती है कि वो उस पर्टिकुलर प्री इंस्टॉल ऐप को अनस्टॉल कर पाए। व्हाट मैक्सिमम वी कैन डू, वी कैन ओनली डिसेबल दैट पर्टिकुलर प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन। अब उसी को लेकर के गवर्नमेंट जो है, अथॉरिटीज़ जो हैं वो कंट्रोल या रेगुलेशन लाने जा रहे हैं। सो इंडिया इज प्लानिंग टू फोर्स स्मार्टफोन मेकर्स टू अलाउ द रिमूवल ऑफ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन एंड मैंडेट स्क्रीनिंग ऑफ मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिलहाल के लिए नए सिक्योरिटी स्क्रूटिनी और सिक्योरिटी रूल के तहत अब गवर्नमेंट जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है उनको भी कंट्रोल करने जा रही है, जैसे कि रिसेंटली गूगल पर इसी पर्टिकुलर इशू की वजह से बहुत ज़्यादा फाइन भी लगा था। तो जितने भी सैमसंग, जियोमी, वीवो, एप्पल जैसे फ़ोन हैं, इन सबको ये रूल, जो नए रूल्स आने वाले प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस के लिए, ये इनको इम्पैक्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस होते हैं अपनी अपनी कंपनीज़ के, जहाँ जियोमी में गेट ऐप्स है, सैमसंग में पे मिनी है, एप्पल में सफारी है, इस तरह के एप्लीकेशंस को हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, यूज़र के पास परमिशन नहीं होती। बट अगर ये आ जाता है ये पर्टिकुलर रूल, तो डेफिनेटली यूज़र के पास राइट होगा कि वो किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों, वाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस? बिकॉज गवर्नमेंट इज वरीड अबाउट द पोटेंशियल डेटा अब्यूज्ड बाय प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन। गवर्नमेंट का ये मानना है, एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस होते हैं यूज़र की डिवाइस से डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और इस डेटा का मिसयूज़ कर सकती हैं कंपनीज। तो इसीलिए गवर्नमेंट यूज़र प्राइवेसी को, डेटा प्राइवेसी को प्रमोट करने के लिए किसी भी तरह के प्री इंस्टॉल ऐप के एप्लीकेशन रिमूवल को परमिट करने जा रही है। तो EU रेगुलेशंस में भी इस तरह के, जो रिसेंटली EU रेगुलेशंस आए हैं वहाँ पर भी इस तरह के प्रोविजंस हैं। इंडिया में भी अब इस तरह के प्रोविजंस आने वाले, जिससे कि डेटा लोकलाइजेशन प्रमोट किया जाए, डेटा प्राइवेसी, इंडिविजुअल प्राइवेसी, यूजर प्राइवेसी को प्रमोट किया जा सके। सो लेट अस सी व्हेन दीज रूल विल कम, हम उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्टार्टअप सीक्स गवर्नमेंट हेल्प टू ब्रिंग मनी टू इंडिया। तो SVB के कोलैप्स के बाद जितना भी मनी स्टक है स्टार्टअप कंपनीज का, स्पेशली जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनका जितना भी मनी स्टक है डिफरेंट अकाउंट्स में SVB में, उसको वापस लाने के लिए नाउ स्टार्टअप्स आर रिक्वेस्टिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन स्टार्टअप्स रेज दिस इशूज such as blockage of international wire transfer, disruption due to threshold limit of withdrawal, and lack of communication from US agencies, and the need of preferential access to credit. And all these requests are made to government on this SVB fall down. So let us see गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सॉफ्ट बैंक ब्रास विजिट एट वे टू इंडिया मार्केट। तो सॉफ्ट बैंक के जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर कमिंग टू इंडिया इन द लास्ट फ्यू डेज टू मीट द फाउंडर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स। वाई वी आर कवरिंग दिस न्यूज़? बिकॉज दिस न्यूज़ इंडिकेट्स दैट इंडिया इज वन ऑफ द इमर्जिंग मार्केट और इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सॉफ्ट बैंक की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट बैंक जो है वन ऑफ द की इन्वेस्टर है, जो बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। और अगर सॉफ्ट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव टॉप ऑफिशियल्स इंडिया आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है दैट इंडिया इज इमर्जिंग एज अ पिवोटल मार्केट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जियांट। तो जिस तरीके से स्टार्टअप्स इंडिया में डेवलप हो रहे हैं और जिस तरीके से डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स हैं सॉफ्ट बैंक जैसे जो इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ पिवोटल मार्केट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जियांट वो इंक्रीज हो रही है। और अगर हम सॉफ्ट बैंक देखें तो इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है सॉफ्ट बैंक के इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम देखें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 10%, इंडिया अकाउंट फॉर नियरली 10%, दैट इज $20 billion ऑफ सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट अंडर AUM। तो सॉफ्ट बैंक का 10% जो है वो इंडिया में ही इन्वेस्टेड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में 10% यानी $20 billion। और इसी तरीके से इंडिया इज third largest market after US and China in terms of startups and unicorn, that we have number of time we have covered that news और इसीलिए इस न्यूज़ को हमने कवर किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो फर्म सी नो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ 3 US बैंक। तो SVB के कोलैप्स के बाद
सब सेक्टर में एनालाइज किया जाने लगा कि उस SVB और जो अदर बैंक्स हैं, सिग्नेचर बैंक और अदर बैंक जो कोलैप्स के एकदम वर्ज पर हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे सेक्टर पर क्या पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए RBI जो है वो एनालिसिस कर रहा है और एक्सपर्ट का मानना है क्रिप्टो करेंसी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा इन 3 US बैंक। तो कोलैप्स ऑफ सिल्वरगेट बैंक, Silicon Valley or Signature Bank in US might create the temporary liquidity issue for cryptocurrency और digital assets, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा एज पर द एक्सपर्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, rise in average value of card net banking fraud। तो ये बेसिकली न्यूज़ है, जो फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होते हैं, चाहे वो कार्ड के थ्रू हो, चाहे वो नेट बैंकिंग के थ्रू, उसका डेटा है। तो वैल्यू ऑफ एवरेज बैंकिंग फ्रॉड इवॉल्विंग कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग वॉज अप 8.5% इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो फाइनेंशियल ईयर 22 में जितने भी जो फ्रॉड होते थे नेट बैंकिंग और कार्ड से रिलेटेड, जो भी फ्रॉड हुए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, साइबर फ्रॉड हुए हैं, उनका वैल्यूएशन है, मतलब वैल्यू के टर्म में हमें उसमें इंक्रीज देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 8.5% तक इंक्रीज हुए हैं ये फ्रॉड, यानी अप्रॉक्सीमेटली ₹34K के फ्रॉड हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर 22 में। हालांकि अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट जो भी हुए हैं फ्रॉड वो फिर हाई नंबर, हाई वैल्यूएशन के फ्रॉड हुए हैं, हाई वैल्यू के फ्रॉड हुए हैं। तो नंबर डिक्लाइन तो हो रहा है, जो इंसिडेंट नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है, फ्रॉड जो है वो डिक्लाइन हुए हैं, बट वैल्यू जो है कम फ्रॉड ज़्यादा वैल्यूएशन के हुए हैं। तो अगर डेटा की बात हो तो अप्रॉक्सीमेटली 65,000 ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली डेटा रिलीज्ड इन लोकसभा ऑन मंडे। तो लोकसभा में डेटा बेसिकली प्रेजेंट किया। टोटल वैल्यू कितनी है? 226 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है नेट बैंकिंग और कार्ड के थ्रू, 226 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं। और इसमें कौन कौन से फ्रॉड होते हैं? कमर्शियल बैंक्स के जो ATM में फ्रॉड होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें। और पिछले साल के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम है इन टर्म्स ऑफ नंबर। पिछले साल 70,655 जो थे वो फ्रॉड के केसेस देखने को मिले थे साइबर फ्रॉड के, जो कि रिड्यूस होकर के 65,000 अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं। लेकिन ये तो नंबर की बात है, अगर क्वांटम देखें तो क्वांटम इंक्रीज हुआ है। So that is all for today, student. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.